मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीरू ऑनलाइन स्टडी में। तो आशा करते हैं आप सारे लोग बहुत मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने दोस्तों स्वरों को पढ़ा था, स्वरों के बारे में पढ़ा था और बड़ी ही बारीकी से पढ़ा था। और आज का जो वीडियो है वह है व्यंजन के लिए है। आज के वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजनों को पहले समझ लेते हैं कि व्यंजन होता क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है। कि स्वर की सहायता से व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। जो प्रत्येक व्यंजन होता है उसके उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। कैसे? अब जैसे हमने लिखा, व्यंजन लिखा आपका क, ठीक है, ये क व्यंजन लिखा स्वर की सहायता से। ठीक है, बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर छिपा होता है। क, क, अ, क। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, आपका स्वर छिपा है। और कौन सा स्वर छिपा है? अ। ठीक है, ये छिपा है। इसको हम जब क से अलग कर देंगे तो क अपने मूल रूप में आ जाएगा। ये हुआ क। ये क हमारा ऐसे बना है, क में आ व्यंजन है। ठीक है, ओह सॉरी, आ स्वर है, तो ये मिलके क्या बना है, ये क बना है। अब ये पूर्ण क है जिसमें आपका आ स्वर छिपा हुआ है। जैसे ही हम क से आ स्वर निकाल देंगे तो क अपने इस रूप में आ जाएगा, मूल रूप में, जिसके नीचे हलंत लग जाता है। ठीक है, तो किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ आपको दिखे, इस तरह का चिन्ह लगा हुआ आपको दिखे, तब आप समझ जाना कि यह स्वर, यह व्यंजन आधा है। जैसे कच्चा लिखेंगे हम, ठीक है, कच्चा। ठीक है, वैसे तो कच्चा ऐसा लिखा जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कच्चा लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आधा चा है। ठीक है, तो आधे चा का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका जो आ स्वर है वह निकाल लिया गया है। ठीक है, कच्चा। ठीक है, तो इसमें से आ को निकाल लिया, तब ये ऐसा बचा और इसको यहाँ लगा दिया गया। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं आपका विद्या। ठीक है, जैसे विद्या लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखा हुआ होता है विद्या। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा होता है, इसमें ये दा होता है और ये या होता है आपका। ठीक है, यहाँ ये या होता है और ये आधा दा होता है। ठीक है, तो आधा दा ये कहाँ ऐसे होता है, जिसका अ स्वर निकला हुआ होता है, इसलिए यहाँ दा पे हलंत लग जाता है या आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। जब तक उसमें आ स्वर नहीं मिला रहेगा तब तक वह स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता है। जैसे हम इसको नहीं स्वतंत्र नहीं बोल सकते, इसको क, बहुत ही हल्की ध्वनि इसकी आएगी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है और आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो व्यंजन किसे कहेंगे? स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये तो रही आपके व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा हो गई।
व्यंजनों का वर्गीकरण। कितने तरह के व्यंजन होते हैं आपके? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। नंबर 1 है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी 2 तरह के होते हैं, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। स्पर्श व्यंजन आपके 2 तरह के होते हैं, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। स्पर्श व्यंजन आपके 2 तरह के हो गए, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। अब ये घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन है ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये भी आपके 2 तरह के होते हैं। घोषत्व के आधार पर भी आपके व्यंजनों के 2 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। नंबर 1 है आपका अघोष व्यंजन और नंबर 2 है आपका सघोष व्यंजन, ठीक है। एक तो स्पर्श व्यंजन हो गए आपके 2 तरह के, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर भी 2 तरह के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, ठीक है। उसके बाद है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक अल्प प्राण और दूसरा आपका महाप्राण। घोषत्व के आधार पर 2 तरह के हो गए, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। और प्राणत्व के आधार पर भी आपके 2 तरह के हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये होता क्या है, पहले तो आपको समझा देते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो आपका फेफड़ों से हवा जो निकलती है वह मुंह के किसी ना किसी स्थान को टच करे। जैसे अब मुंह में आपके कौन कौन से स्थान होते हैं? जैसे आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, ठीक है, मूर्धा हो गया, दांत हो गए, होठ हो गए, ठीक है। ये सब मुंह के अंदर ही तो हैं। तो इनमें से किसी भी एक पार्ट को जो व्यंजन होते हैं वह टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान को टच करे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, जैसे कंठ हो गया आपका, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गए, होठ हो गए, इनको टच करे या स्पर्श करे, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श करना, छूना, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। अच्छा, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होना। स्वर तंत्रियों में कंपन होना, ये क्या है? घोषत्व का मतलब है, ठीक है। अब है इसके आधार पर कितने हैं? 2, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन कहेंगे। आ मीन्स नहीं और घोष मानी घोष ना हो, कंपन ना हो, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन ना हो उन्हें अघोष कहेंगे। सा मानी सहित और घोष मानी कंपन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन हो उन्हें सघोष कहेंगे। जिनके उच्चारण करते समय कंपन ना हो उन्हें अघोष कहेंगे। कंपन ना हो तो अघोष, कंपन हो तो सघोष, ठीक है। अब आता है आपका नंबर 2, प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राणत्व का क्या मतलब है? प्राणत्व का तात्पर्य यहाँ हवा से है, ठीक है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले, ठीक है, ये अल्प प्राण है। यहाँ प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का मतलब क्या है? हवा से है, ठीक है। मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व का मतलब है हवा से, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकले वह व्यंजन अल्प प्राण होते हैं।
और जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से हवा अधिक निकले, ठीक है, अधिक हवा निकले, उन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। ठीक है। घोषत्व के आधार पर दो तरह के व्यंजन हो गए, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, जिनमें कंपन ना हो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंपन ना हो, वह आपके अघोष हो गए। जिनका उच्चारण करते समय कंपन हो, वह आपके सघोष हो गए। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का मतलब यहाँ मुंह से निकलने वाली हवा से है। ठीक है, तो अल्प प्राण जिसमें हवा मुंह से कम निकले, और महाप्राण जिसमें हवा मुंह से अधिक निकले। ठीक है, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए दो तरह के, और इसके घोषत्व के आधार पर दो तरह के हो गए, प्राणत्व के आधार पर भी आपके दो तरह के हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, या, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आपको अंतस्थ व्यंजन समझा देते हैं अच्छे तरह से कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच स्थित हो। ठीक है, कभी कभी ये स्वर होते हैं और कभी कभी ये व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन आपके या, र, ल, व होते हैं। अब इनको जान लेते हैं अच्छे तरह से। इस तरह से ये रहे आपके अंतस्थ व्यंजन। सबसे पहले आपकी बात कर रहे हैं रा। ठीक है, रा हो गया आपका। रा अंतस्थ व्यंजन है, और इसको क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे। रा को आप जब उच्चारण करेंगे, रा 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 बोलकर देखेंगे आप एक दो बार, तो आपको महसूस होगा जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर, रा, तालु से, ये हमारा तालु है, और जब आप रा का उच्चारण करेंगे, रा रा रा, तो क्या होगा? तालु से जीभ लुढ़क कर स्पर्श करेगी, लुढ़क लुढ़क कर टच करेगी तालु को। तो इसीलिए इसको रा को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। अब आ गया आपका ला। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ला को, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से निकल जाए। ठीक है, ला ला, जब जीभ को टच करेंगे तो जैसे मान लो ये आपका तालु हो गया, ये जीभ हो गई। ठीक है, ये आपकी जीभ हो गई। ठीक है, ये तालु है, ये तालु है। यहाँ जीभ इसको तालु को टच करेगी, ला बोल के देखेंगे आप, ऐसे घूम जाएगी ला, तो हवा कहाँ होगी? इसके बीच से ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से निकल जाए, ला ला ला। ठीक है, तो क्या होगा? ये ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं या और वाह। ये क्या होते हैं? ये अर्ध स्वर होते हैं। या और वाह क्या होते हैं? अर्ध स्वर, जो कभी स्वर और कभी व्यंजन होते हैं। या और वाह, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और ये अंतस्थ व्यंजन भी इनको कहा जाता है। मूल रूप से ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब आते हैं आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये आपके कौन कौन से होते हैं? श, श, स और हा, ये आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। अच्छा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो इनको जब आप उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, इनके उच्चारण करते समय क्या होगा? ऊष्मा पैदा होगी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जैसे श, श, कहीं ना कहीं जब हम इसका श का उच्चारण करेंगे, श, तो हवा थोड़ी सी गर्म हो जाएगी इसका उच्चारण करते समय, ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, ऐसे ही इस सा को बोलते समय ये होता है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया तालव्य श, ये होता है मूर्धन्य श। ठीक है, तो इसको भी आप उच्चारण करेंगे तो श, श, श।
क्या होगा, ऊष्मा पैदा हो रही है, ठीक है, हवा हल्की सी गर्म होगी इसका उच्चारण करते समय, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ऐसे ही सा को बोलेंगे तो श स स स, ऐसे ही हा को बोलेंगे हा हा, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा होती है उनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। संघर्षी का मतलब है घर्षण होना, इनका जिनका उच्चारण करते समय घर्षण उत्पन्न हो, ठीक है, उन्हें घर्षण संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब है आपका उच्छिप्त व्यंजन, अड़ा और अढ़ा, जिनके उच्चारण में जीभ पहले मूर्धा को स्पर्श करे फिर एकदम झटके से नीचे आएगी। जैसे समझाते हैं अभी आपको। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ पहले मूर्धा को स्पर्श करे, यहाँ, ठीक है। तालु, ये आपका तालु हो गया, तालु के थोड़ा सा पीछे मूर्धा होता है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले जीभ मूर्धा को स्पर्श करे, यानी यहाँ इस वाले भाग को स्पर्श करे और एकदम झटके से नीचे आए, ठीक है, वह क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। आप बोलकर देखेंगे अड़ा अड़ा अड़ा, यहाँ पहले टच किया और एकदम झटके से जीभ नीचे आई, अड़ा, ऐसे ही अढ़ा 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 अढ़ा। पढ़, पढ़ में ये आपका अढ़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अढ़ा अढ़ा, ऐसे ही इसको अड़ा बोलकर देखिए आप एक बार, उच्चारण करके देखिए इन दोनों का, उच्छिप्त व्यंजनों का। अढ़ा अड़ा, पहले जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करेगी, उसके एकदम बाद एकदम झटके से नीचे आएगी, अड़ा अड़ा अड़ा, ठीक है। तो ये हो गए आपके उच्छिप्त व्यंजन। अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह है आपका अनुस्वार होता है और विसर्ग, ठीक है। ये होता है आपका अनुस्वार और ये होती है आपके विसर्ग, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, अयोगवाह भी बोलते हैं, अयोग धन वाह। अयोगवाह क्या होता है कि ना तो ये स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजनों में गिने जाते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं, ना तो इनकी गिनती स्वरों में लगती है और ना ही इनकी गिनती व्यंजनों में लगती है। स्वर के साथ में लग गए तो ये स्वर गिने जाते हैं, व्यंजन के साथ में लग गए तो व्यंजन गिने जाते हैं। स्वतंत्र रूप से ना ही ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी गिनती नहीं होती, इनका योग नहीं होता, इसीलिए इनको कहते हैं अयोग। और इनकी गिनती ना होते हुए भी यह अर्थ वहन करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वाह। अयोग वाह यानी गिनती ना होते हुए भी अर्थ वहन करना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अयोग वाह, ठीक है। तो ये थी आपकी व्यंजन की क्लास। अब रह गए आपके उच्चारण और उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण और उच्चारण स्थान, वह आपका अगले वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे। उच्चारण और उनके उच्चारण स्थान को हम साथ में इसलिए नहीं लेके चले कि हमने पहले आपको स्वर बताने थे अच्छे से, छोटा छोटा करके बारीक बारीक करके हमको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो पहले हमने आपको स्वर बता दिए, 2-3 वीडियो आपके स्वर के बने, इसीलिए वीडियो ज़्यादा बन पाएंगे हमारे कि हमको छोटे से समझना है, बड़े ही छोटे स्तर से समझना है, बहुत ही बेसिक से। तो स्वरों के आपके 2-3 वीडियो हो गए, यह आपका व्यंजन का वीडियो होगा, व्यंजन के कैसे होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, और हमने छोटा छोटा आपको व्यंजनों का पढ़ा दिया। तो अब बचे आपके उच्चारण और उच्चारण स्थान, तो वह हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।